कल हमने खत्म किया था क्या प्रगतिशील और प्रगतिवाद दोनों हम समझ रहे थे कि जो प्रगतिशील लेखक संघ हैं कैसे या तो हम ये कह दें कि ये प्रगतिवाद के ही कवि हैं तो हम प्रगतिशीलता और प्रगतिवादिता दोनों को अलग-अलग मायने देकर समझें। जैसे कि सम्मेलन होने लगे थे पेरिस में संस्कृत की रक्षा के लिए विश्व लेखक अधिवेशन वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ राइटर फॉर द डिफेंस ऑफ कल्चर का आयोजन होने लगा था। आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में समाजवादी दल का उदय हो गया था। और जब हम प्रगतिवाद समझ रहे थे सबसे बड़ी चीज़ हमने क्या समझी थी कि जो प्रगतिवाद होगा ना, अब उसमें सामाजिक चेतना, भावबोध को मार्क्सवादी दर्शन, गांधीवादी दर्शन या फिर अन्य भी किसी भी दृष्टिकोण से आप सामने लाने लगोगे। या तो ये बोल लो कि समाज का उत्थान या फिर समाज तो आगे बढ़ता ही है, तो इसको प्रगतिशील लेखक संघ से ही एक दूसरे का पर्याय मान लो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने चरण शर्मा को देखा था कि उन्होंने समझाया था कि दोनों चीज़ें एक युगानुरूप हैं और अगर आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हो, तो फिर वो ऐसा है नहीं। सिर्फ़ मन स्थिति को प्रकट करना अगर प्रगतिवाद है, प्रगति के वो रास्ते में चलना प्रगतिवाद है, तो हम उसे प्रगतिवाद ही कहेंगे और अगर प्रगतिशीलता सिर्फ़ युगों का एक अनुरूप या फिर काव्य रूप का एक विस्तृत व्याप्त स्वरूप है, तो उसको हम प्रगतिशील अ, काव्यधारा या फिर प्रगतिशील काव्य या फिर साहित्य समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने कल ही समझी थी। अगर आपको भूला था तो जस्ट रिवाइज़ के लिए। अब फलतः जो सारी चीज़ें हैं घट रही थी। अब इधर जैसे क्या एक चल गया था कि काव्य अब लिखना थोड़ा कम हो गया था। अब फ़ेमस हो गए थे थोड़े उपन्यास और कहानी हालाँकि होता एक छोटा रूप है, पर कहानियों से ज़्यादा उपन्यास की प्रासंगिकता बढ़ गई थी। या तो कह लो साहित्यिक रूप में या फिर कह लो कि लेखकों को महाकाव्य लिखना उतना बढ़िया से मन नहीं होता था। क्या लिखने लगे थे? उपन्यास लिखने लगे थे जो महाकाव्य के लगभग करीब की बात है। लेकिन सर लेकिन सर आपने बताया था कि हाँ। यु, यु, युगेन युग से पहले ही सर उपन्यास लिखे जा रहे थे तो यहाँ पर कैसे अब क्यों उपन्यास लिखे जा रहे हैं? अब देखो जो पहले हो रहा था वो सारी चीज़ें तो ठीक है। अब समय बदल चुका है। अब साहित्य थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुका है। हिंदी की जो कविताएँ हैं, काव्य रूप है, तो उसको काव्य में बदलने के चक्कर में सारी चीज़ें या तो ये हो जाता है संस्कृतनिष्ठ हो गया या तो ये हो जाता है कि काव्य अभिजातता से उतरते हुए चीज़ें थोड़ा नीचे हो गई। और दूसरी बात कि अब प्रिंटिंग प्रेस वगैरह या फिर अब जो प्रेस है, वो स्थापित हो चुका था। पहले जो था स्थापित हो रहा था, अब जो है इसकी परिपक्वता हो गई थी। जैसे हंस पत्रिका में प्रेमचंद ने लिखा प्रगतिवाद के लिए कि उसमें अध्यक्षता करते हुए वो बोलते हैं कि जो प्रगतिशील लेखक संघ है, तो इसमें सामाजिक बुराइयों का अंत या फिर मूलतः प्रगतिशील दृष्टिकोण की बात की गई। लेकिन कब यह प्रगतिशीलता प्रगतिवाद से जुड़ गई, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो मतलब अब ज़रूरतें जो थी, उन ज़रूरतों की पूर्ति भी होने लगी। तो जब ज़रूरतों की पूर्ति होने लगी, तो उस चीज़ को हम समझते हैं कि हाँ, एक टाइम पीरियड आ गया, जहाँ पे लेखक अब कोशिश करने लगे आगे जाने की। तो वो बात तो बाद की है कि हम बात करेंगे कि काहे ये बढ़ गया 1936 के दौर में, इतने लेखक हमें काहे उपन्यास या फिर कहानियाँ वगैरह लिखते, वो बातें तो अलग थी। हम सिर्फ़ समझ रहे हैं प्रगतिवाद को। तो अब समय भी बढ़ा। आप जब छायावाद में थे या फिर उत्तर छायावाद में थे, तो आप देख रहे थे स्वच्छंदता है, राइटर है मान लो जायसी हैं, तो जायसी कल्पना के सहारे चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं कामायनी में अपने। आँसू उपन्यास, झरना आँसू कविता, झरना कविता, लहर हो गया या फिर नाटक स्कंदगुप्त जैसे नाटक। तो कल्पना के सहारे वो चीज़ें बता रहे हैं। मान लो निराला हो गए, कुकुरमुत्ता
निराला की कुकुरमुत्ता हो गई, राम की शक्ति पूजा हो गई। तो ये सारी रचनाएँ थी ज़रूर बहुत ही बढ़िया, थी ज़रूर स्वच्छंदतावादी। लेकिन अभी भी आप सोच के देखो, क्या कुकुरमुत्ता जैसा पौधा कभी बोलेगा? नहीं बोलेगा, वो सिर्फ़ कल्पना ही है कि कुकुरमुत्ता अगर सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है, सहारा वर्ग बोल रहा है कि ऐसी-ऐसी बातें हैं। तो जो कल्पना में चीज़ थी, तो प्रगतिवाद का एक लक्षण बनता है कि अब ये कल्पना किसमें परिवर्तित होता है? यथार्थता में, कि जो है सो है। अब मैं नहीं जाऊँगा कि मैं इसके सहारे बोलूँ या फिर मैं जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खा मैं नहीं करूँगा कंपेयर। अब मैं सीधे बोलूँगा, जो बातें हैं, वो बातें प्रस्तुत कर दूँगा। तो वो प्रगतिवाद का पहला और मेन लक्षण समझ आता है कि ये बात प्रगतिशीलता से उसको अलग करती है। प्रगतिशीलता देखो, अब यही हम अंतर ही समझ रहे हैं। प्रगतिशीलता क्या है कि जैसे आप छायावाद से बढ़कर उत्तर छायावाद में जाते हो या फिर उत्तर छायावाद से बढ़कर प्रगतिवाद में जाते हो। मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन प्रगतिवादिता क्या है कि प्रगतिवाद में आप आगे बढ़ने के लिए बढ़ रहे हो या फिर आपकी जो विचारधारा है, चाहे समाजवादी विचारधारा हो, चाहे जनवादी हो, मानववादी हो, अस्तित्ववादी हो या फिर प्रगतिवाद ही हो या फिर गांधीवाद, मार्क्सवाद जो भी है, तो वो अब कल्पना में नहीं होगा, वो वास्तविकता में होगा। वास्तविकता ही वास्तव में प्रगतिवाद की कसौटी है। मान लो, समझो कि आपको बुराई बतानी है। किस चीज़ की बुराई? कि समाज में खराब स्थिति है या फिर राजा जो है, वो लोकतंत्र को कमज़ोर कर देगा। अब आप उसको प्रतीक बनाते हो कि राजा प्रतीक है एक खराब सत्ता का और उस खराब सत्ता से समाज का खराब स्थान हो रहा है या फिर ईड़ा सर्ग आप लिखते हो, एड़ा सर्ग लगा दे कल्पना के माध्यम से बचाते हो। अराजकता फैल जाती है या फिर ये बातें हो जाती हैं। लेकिन सर। अब प्रगतिवाद की हाँ, प्रगतिशील में ये बता सकते हैं कि जैसे कबीर बोलते हैं, पोथी पोथी पोथ जग मुआ, पंडित भया न कोई। तो यहाँ पर अंधविश्वास रूढ़िवादिता को विरोध कर रहे हैं, तो ये सब प्रगतिशील दृष्टिकोण बता सकते हैं। और सर प्रगतिवाद में ये दिखा सकते हैं कि होरी की जो समस्या थी, वर्ग संघर्ष आदि थी, ये सर हमको लगता है प्रगतिवादी है, आंदोलन हो सकता है। हाँ, ये चीज़ प्रगतिवाद इसको भले ना बोलो पर इसको यथार्थता बोलोगे कि अभी तक प्रेमचंद जो थे वो लक्षणों के सहारे बताने की कोशिश करते थे। ये बातें देखो, ऐसी बातें देखने को मिल गई। लेकिन जब होरी की समस्या को दिखाते हैं या फिर और भी कहानी उपन्यास लिखते हैं, तो उसमें अब यथार्थता का लक्षण आने लगता है। थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। तो 1937 में विशाल भारत में प्रकाशित शिवदान सिंह चौहान का लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, तो उसमें वो काफ़ी चीज़ें बताते हैं कि ऐसी-ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। प्रगतिशील जो लेखक संघ है, वो प्रगतिवाद से कैसे अलग है या फिर बहुत आप साहित्य देखोगे या फिर जब आप लेख पढ़ने जाओगे जैसे एमए होता है या पीएचडी वगैरह होता है, तो वहाँ पे पढ़ोगे कि टाइम पीरियड तो हम देख रहे हैं कि 1938 से 42 का समय आप प्रगतिवाद का मानोगे। लेकिन 1938 से 1940 तक प्रगतिवाद जैसा शब्द उतना चर्चा में था ही नहीं। जैसे प्रेमचंद कहते ही हैं, मूलतः प्रगतिशील दृष्टिकोण की बात की गई, लेकिन प्रगतिशीलता कब प्रगतिवाद में बदल गई, ये पता ही नहीं चला। तो यही बात हम समझ रहे हैं कि आप अभी तक देखो, छायावाद जब हम पढ़ रहे थे या फिर उत्तर छायावाद में पढ़ रहे थे, तो ये हमारे सामने समस्या ही नहीं थी कि उसको वो टाइम पीरियड माने या नहीं माने। अनुमान लगा रहे थे, तो अनुमान निकल के आ रहा था। लेकिन प्रगतिवाद क्या है? वास्तव में यथार्थता है और जब वास्तव में यथार्थता के करीब है, कल्पना से हट जाते हैं, कामायनी जैसे महाकाव्य अब जीवन में दिखने लगते हैं। जैसे होरी को आप देख सको, तो वही घटना कि शुरू से जो हो रहा है, चिंता सर्ग से शुरू हुआ और चलो मान लो कि वो त्रासदी में खत्म होता है, पर त्रासदी ही अगर एक तरह का आनंद मानो, तो वहां पे वो चीज अब कल्पना से यथार्थता में प्रवेश कर चुकी होती है। और अगर काव्य या फिर कवियों में देखो,
तो पंत जी की रचनाओं में ये आपको काफ़ी हद तक मिलेगा। पंत जी छायावाद के मेन स्तंभ माने जाते हैं, मूल स्तंभ। लेकिन 1938 में पंत जी के संपादक में प्रकाशित प्रगतिशील विचारधारा के पत्र रूपाभ में क्या जिक्र हुआ या फिर बातें हुई, उनको हम समझ सकते हैं। लेकिन आप सोच के देखो कि जिस हम टाइम पीरियड में बढ़ रहे हैं, यूपीएससी में हमारे क्या है, और जैसे 31 अगस्त को अभी यूपीएससी का पेपर है, तो मान लो सोच ही रहे हो आप कि 31 अगस्त को क्या सवाल आएगा, अगर प्रगतिवाद से आएगा तो क्या आ सकता है, अगर पेपर 1 से आ रहा है, पेपर 2 से आएगा तो आपको पता है कुरुक्षेत्र से सवाल आ सकता है। प्रगतिवाद से अगर सवाल आएगा, तो जैसे हम छायावाद में थे, छायावाद के मैं 2-3 सवाल बताता हूँ, फिर आप जस्ट रिलेट कर लेना कि क्या आ सकता है। जैसे एक सवाल आता है कि कामायनी और छायावाद, टिप्पणी लिखिए। पेपर 1 का है ये सवाल, पेपर 2 का नहीं है। प्रगतिवाद में क्या आ सकता है कि कुरुक्षेत्र और प्रगतिवाद, ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो आपको सोच के रखना होगा कि किन सवालों के साथ हमारी भेंट हो सकती है, किन सवालों के साथ हमारा मिलना हो सकता है। और सर, जब आप एक बार दिमाग में मिले हो, तो वो कर सकते हो। हाँ, बताइए? इसमें तो ये भी सर प्रश्न आ सकता है कि प्रगतिवाद और प्रगतिशील में दोनों ही में अंतर को सुस्पष्ट कीजिए कि कैसे ये छायावादी कवियों से बेहतर है। हाँ, ये भी आ सकता है। अब देखो, हम इसका कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। हम थोड़ा समझते ही हैं क्योंकि ज़्यादा इसमें कंटेंट है नहीं। अब इसको रिलेट करो। तो जैसे 4-5 अभी कोटेशन मैंने बताया जो डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, बच्चन सिंह क्या बोलते हैं, प्रगतिवाद को प्रगतिशील लेखक लेखक संघ से प्रादुर्भूत मानना इतिहास का मजाक उड़ाना है। अब इसी स्थिति को आप चाहो तो और क्लियर करके जो हरिचरण शर्मा है और साफ साफ बताते हैं कि प्रगतिवाद प्रगतिशील शब्द निरंतर व्यवहार में आता रहा। और जैसे आप समझो ना कि उपन्यास यानी छोटा उपन्यास को अक्सर बोल दिया जाता था कि ये कहानी है। जैसे कल मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, त्यागपत्र अगर पढ़ोगे तो बहुत से प्रकाशन 32 पेज, 34 पेज या फिर 72-74 पेज में छाप देते हैं। तो आपको बहुत सी ऐसी कहानियाँ मिलेंगी जो बड़ी कहानियाँ हैं। तो बड़ी कहानियाँ और छोटा उपन्यास दोनों को मिला के आप कह दो कि एक ही विधा है। लेकिन वो दोनों विधाएँ अपने आप में अलग-अलग महत्व रखती हैं। तो वैसा ही है प्रगतिशील और प्रगतिवाद। फिर आपको समझाना पड़ेगा जो प्रगतिशीलता है, आपको हर समय पे मिल जाएगी। अब हर समय पे मिल जाएगी, कह दो कि हमारे सिलेबस में उतना कंटेंट नहीं है। हर समय में मिल जाएगी मतलब आप नाथ साहित्य में एक सवाल आता है कि नाथ साहित्य की प्रगतिशीलता पर टिप्पणी करो। अब आपको दिमाग में आएगा कि अभी तो मैं प्रगतिवाद प्रगतिशील को एक मान रहा था, तो अगर एक है तो ये तो 1938 से 42 की बात हुई। तो नाथ साहित्य जो इतना पुराना है उसमें प्रगतिशीलता, तो प्रगतिशीलता फिर आप क्लियर करोगे कि जैसे साहित्य क्या होता है, जनता की संचित चित्रवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है, और जैसे जैसे जनता की संचित चित्रवृत्तियां बदलेंगी, वैसे वैसे साहित्य का स्वरूप भी बदलेगा। और साहित्य के स्वरूप को बदलने को ही हम प्रगतिशीलता बोलते हैं। पहले आप नारियों को रोक के रख रहे थे, फिर आपने उसको बताया। जैसे कबीर है मान लो, आप नाथ साहित्य में देखोगे नारी को त्याज्य माना गया। फिर कबीर भी नाथ साहित्य से रिलेट तो कर रहे हैं, लेकिन कबीर के काव्य में नारियों के लिए क्या प्रगतिशीलता निकल के आती है कि जो सती स्त्री होगी वो ग्राह्य होगी, जो कामनी स्त्री होगी वो त्याज्य होगी। तो इस बात को हम प्रगतिवादिता नहीं, प्रगतिशीलता बोलते हैं। तो आपको जहन में चल जाना चाहिए कि इतनी बातें हैं। अब इस बात का निचोड़ कैसे निकलेगा कि हम प्रगतिवाद और प्रगतिशील दोनों को एक दूसरे का पर्याय होने के बावजूद अंतर कैसे बना पाएँगे? इसी से रिलेट करना चाहो तो जैसे अक्सर सवाल कर दिया जाता है कि उपन्यास और कहानी में अंतर लिखो। तो आप सबसे पहला अंतर क्या लिखते हो कि कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। तो ये अंतर वास्तव में अंतर है ही नहीं। बड़ा और छोटा होने का अंतर बाबू गुलाब राय समझाते हैं, प्रेमचंद समझाते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा मान लो बगीचा है और बगीचे में वो गमला रखा है।
गमला और बहुत बड़ा उद्यान, जैसे इसको हम प्रगतिशीलता से समझते हैं। हालाँकि हम उपन्यास में बार-बार चले जाते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है उसको ज़्यादा, तो रिलेट करना आसान हो जाता है। जैसे प्रगतिशीलता क्या होगी? एक बहुत ही बड़ा उद्यान होगा या फिर बगीचा होगा। ऐसा क्यों? समझा पाओगे आप? समझा पाओगे अभी क्यों? अभी नहीं सिखा रहा हूँ तो। देखो, जैसे गमले की अपनी वास्तविक प्रासंगिकता होगी कि उसमें कोई विशेष प्रकार का फूल खिला होगा। मान लो अगर हम प्रगतिवाद में चल रहे हैं, तो या तो मार्क्सवादी फूल खिला होगा, या तो गांधीवादी फूल खिला होगा, या तो समाजवादी होगा, अस्तित्ववादी होगा, मानववादी होगा, जनवादी होगा, जो भी है। एक विशेष प्रकार का फूल खिला है। लेकिन जो प्रगतिशीलता है, उसमें खिले या ना खिले, आगे बढ़े या ना बढ़े, पर उगना लगातार तय होता है। और प्रगतिशीलता अगर साहित्य की संचित चित्रवृत्ति है, मान लो कि साहित्य जो है जनता की संचित चित्रवृत्तियों का प्रतिबिंब है, तो वो प्रतिबिंब समय के साथ बदलता और बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से हम प्रगतिवाद और प्रगतिशील को समझते हैं कि कैसे अंतर है, क्या चीज़ें हैं। तो ये सवाल आएगा पेपर 1 से। पेपर 2 से तो आपके सामने क्लियर ही है कि कुरुक्षेत्र से सवाल आ सकता है, या फिर आपको कुरुक्षेत्र जैसे तुलना करने को आता है। अक्सर जब अभी हम कामायनी पढ़ रहे थे, या फिर जब हम राम की शक्ति पूजा पढ़ रहे थे, तो उससे क्या सवाल था? आप देखो कि राम की शक्ति पूजा में सवाल था कि तुलसीदास और जो सरोज स्मृति है, उसका विस्तारित रूप राम की शक्ति पूजा मान सकते हैं, या फिर अनुभूत के स्तर पर और अभिव्यक्त के स्तर पर, दोनों स्तर पर वो चीजें हमको देखने को मिलती हैं कि जो कुकुरमुत्ता है, वो एक अगला चरण है राम की शक्ति पूजा का। मतलब तुलना के रूप में सवाल आते हैं। तो यूपीएससी कैसा भी खेल खेले, अगर हम साहित्य से जुड़े हैं तो इसलिए नहीं जुड़े हैं कि कैसी चीजें, और जितनी हमने बातें की हैं उन बातों का पूरा सार है कि आगे ही बढ़ना है, और आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे समझोगे। तो अब थोड़ा आते हैं, हम रिलेट तो कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि प्रगतिशील प्रगतिवाद क्या है, और अब हम थोड़ा प्रगतिवाद शब्द को और गहराई समझते हैं। समझ रहे हो या फिर कोई डाउट हो तो बताओ? ए से हम कुछ देर से शुरू करते हैं, 10-15 मिनट से। अभी हम प्रगतिवाद को थोड़ा समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है सर, बताओ समझ में आ रहा कोई है सर। डाउट हो? हाँ, अब देखो कि थोड़ा हम प्रगतिवाद को और समझते हैं। जब प्रगतिवाद शब्द से आप जुड़ोगे तो आपको समझ आएगा। जैसे पुरानी चीज़ कल्पना में हम जी रहे थे। छायावाद में जब हम थे, कामायनी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन कामायनी में प्रगतिशीलता होती है कि आप आगे बढ़ रहे हो। आपकी काव्यगत प्रगतिशीलता हो कि आप भाषा के आधार पर बेहतर हो रहे हो, या फिर चाहे आपकी भावगत प्रगतिशीलता हो कि आप अब स्वच्छंदवाद से जुड़े हो। आप अब वर्णन करना चाहते हो, वो वर्णन करोगे, या फिर जो आपका स्थूल है, उसमें सूच का विद्रोह होगा। वो सारी चीज़ें हमको समझ आ, लेकिन हाँ सर। प्रगतिवाद जो है, हाँ, बताओ? सर इसमें जैसे कि हमें सर्ग ही बताते हैं कि उन्हें तुलना कर आगे बढ़ना है। सर्ग जैसे कि सर्ग हमें बता रहे हैं कि कुछ जो 15 सर्ग है, सब सर 15 सर्ग का वही मार्गदर्शन है कि कैसे सर्ग के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। वो खुद तो क्वेश्चन करते हैं। हम समझो, जो छायावाद है वो तो हम समझ गए। अब जो प्रगतिवाद है, तो प्रगतिवाद छायावाद से ज़्यादा अलग नहीं है। वहाँ पे वैयक्तिक चेतना की बात होती है, तो यहाँ पे बात होती है कि वैयक्तिक चेतना कैसे प्राप्त की जाए। मान लो मैंने बोला आपको कि आगे बढ़ना है, और तब तक बढ़ना है जब तक सफलता प्राप्त ना हो। और दूसरी बात मैंने बोला कि इस सिद्धांत से हम बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि मैंने बोला समाज में बुराइयां हैं और उन बुराइयों को दूर करना है। दूसरा मैंने बोला कि समाज में बुराइयां हैं और उसे हमें मार्क्सवाद के आधार पर, मार्क्सवादी सिद्धांत के आधार पर दूर करना है। तो जो चीज एक जन्म ले रही है, तो वो चीज अगर सामने आएगी, जैसे बोला जाता है कि छायावाद की कोख से जन्मा हिंदी का नया साहित्य प्रगतिशील तो है,
तो एक विशिष्ट सिद्धांत और दर्शन के वादात्मक वृत्त में घिर जाने से संकीर्ण और निश्चित धर्म का द्योतक भी हो जाता है। मतलब आगे तो बढ़ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं कि वो प्रगतिशील तो है, लेकिन वो किसी एक सिद्धांत जैसे मार्क्सवादी और गांधीवादी टाइम पीरियड समझो आपके 1936 या फिर 1938 से 42 तक, और वही गांधीवादी चल रहा था। गांधीवादी से भी थोड़ा जैसे गोदान में प्रेमचंद का भी थोड़ा मोहभंग हो जाता है, तो वो मार्क्सवाद के करीब पहुंच जाते हैं। जब आप नागार्जुन के पास जाओगे तो नागार्जुन साफ आपको बोलते मिलेंगे। नागार्जुन बोलते हैं, नागार्जुन से पूछा गया इंटरव्यू में कि कभी मार्क्सवादी रचनाएं लिखते हो, आप कभी इस बात से जुड़ जाते हो, आप कभी यहाँ पे चले जाते हो। तो नागार्जुन का साफ कहना था कि मैं जनवादी लेखक हूँ, और मुझे जब समझ आएगा कि ये सिद्धांत या फिर ये दर्शन, ये विचारधारा जनता को रोटी दिला सकती है, मैं उसके साथ जुड़ जाऊँगा। और अगर आप अभी पूछ रहे हो और आपका कोई मत हो, आपका कोई सुझाव हो कि ऐसा करने से जनता को रोटी मिलेगी, तो मैं आपके सिद्धांत, आपकी विचारधारा, आपके दर्शन के साथ जुड़ना चाहूँगा, और मेरा पूरा उद्देश्य यही है। तो जो प्रगतिवादिता है, तो वो निश्चित और संकीर्ण हो जाता है कि मैं इसी धर्म को आगे बढ़ाऊँगा, और साहित्य का एक शाश्वत धर्म हो गया। परिवर्तनशीलता तो थी कि हम आगे बढ़े, अब ये निश्चित हो गया कि हम इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। तो फिर बच्चन सिंह कहते मिलते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ से प्रादुर्भूत मानना इतिहास का मजाक उड़ाना है। आप उस चीज को ऐसा मत मानो। तो वो चीजें हमने समझी थी। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर, आगे बढ़िए। हेलो। इसमें क्लियर हो गया सर। अब जोड़ते जा रहे हैं हाँ। तो वो क्लियर हो अब रहा है कि कैसे जोड़े हैं। अब देखो डॉक्टर नगेन क्या बोलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र बहुत बड़े साहित्यिक हैं। तो डॉक्टर नगेन का साफ साफ कहना है कि प्रगतिवादी काव्य संज्ञा उस काव्य को दी गई जो छायावाद के समाप्ति काल में, छायावाद का समाप्त काल कब, 1936 मान लो समाप्ति हो गया, उसके बाद उत्तर छायावाद जिसमें हालावाद। अब देखो हालावाद क्या है, वास्तव में किसी एक चीज को लेके आगे बढ़ रहा है, वहां पे मस्ती या फिर अल्हड़पना सारी चीजें दिखती हैं। तो छायावाद की समाप्ति काल में 1936 के आसपास सामाजिक चेतना को लेकर, सामाजिक चेतना समझते हो क्या है? थोड़ा और समाज अच्छे की से इसको चेतना, बताइए ना सर। देखो अच्छा सर जैसे सब। अभी हम जब हम बार बार क्यों छायावाद से रिलेट करना चाह रहे हैं, छायावाद की प्रवृत्ति थी साफ साफ कि ये अ, चेतना से जुड़ा होगा, या फिर व्यक्तिक चेतना होगी या फिर सामाजिक चेतना होगी, लेकिन ये सामाजिक चेतना को आसपास लेकर निर्मित तो करती थी छायावाद, पर उसके लिए एक आधार नहीं था कि आप सामाजिक चेतना को लेके ऐसे जाओगे। मतलब आप सोचो जैसे एक चीज होती है उत्तर आधुनिकता, और हम अभी आधुनिक काव्य में ही चल रहे हैं। उत्तर आधुनिकता शायद आप ना समझते होगे, थोड़ा क्लियर करता हूँ। जैसे आधुनिकता में क्या बोला गया, हर इंसान का अपना अपना मत होता है, और मतलब हर इंसान का मत होता है और उसको महत्व देना चाहिए। जैसे मान लो आप, या फिर मान लो कोई सर्वहारा वर्ग है तो उसका अपना मत होगा, कोई शोषक वर्ग है तो उसका अपना मत होगा, कोई सुधार वाला वर्ग है उसका अपना मत होगा। तो क्राइटेरिया बटा है, या फिर वर्ग परक परक लोग बटे हैं कि वर्ग में इनका इनका मत है। तो ये होता है आधुनिकता। जब आप उत्तर आधुनिकता में जाते हो तो बोला जाता है कि हर इंसान का, हर व्यक्ति का अपना मत होता है। मेरा मत अलग है, आपका मत अलग है, आपकी विचारधारा अलग है, सामने वाले का ओपिनियन अलग है। तो जब हर इंसान होता है, उसका मत अलग होता है। हम थोड़ा एथिक्स में भी चले गए हैं। एथिक्स में जो कांट होते हैं, बोलते हैं कि जो आदमी होता है ना, वो लाल चश्मा पहन के पैदा होता है। लाल चश्मा पहन के पैदा मतलब कि अब उसको, जैसे पंखा है, ठीक है, पंखे को मैंने देखा, अब पंखे को मैं समझ रहा हूँ कि ये इस कारण ऐसा ऐसा है, लेकिन वो लाल चश्मा ही बनाया गया है कि पंखा की प्रासंगिकता मैं सिर्फ हवा के लिए समझ पा रहा हूँ।
तो कांट बोलते हैं कि वो लाल चश्मा जब आप उतारोगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी। और उत्तर आधुनिकता में यही है कि जब हर इंसान का अपना मत है, तो मैं शोषित वर्ग क्यों बनूँ? मैं विचारवादी ये या फिर मार्क्सवादी विचारधारा के साथ क्यों जाऊँ? मैं इस चीज़ के साथ क्यों जाऊँ? मैं अपना खुद का सिद्धांत बनाऊँगा, मैं खुद के अपने विचार बनाऊँगा और उसी में चलूँगा। तो जब ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं ना, तो हमें समझ आता है कि अब बात थोड़ी बिगड़ गई है। आप अगर बोल रहे हो कि इंसान लाल चश्मा पहन के पैदा हो रहा है, तो आप भी उसी विचारधारा से जुड़े हुए हो। इंसान दूसरा चश्मा भी पहन के पैदा हो सकता है, उसका दूसरा मत भी हो सकता है। या फिर जब आप जैसे विरोध करने जाते हो कि आपने विरोध किया कि अ मान लो हिंसा नहीं करनी चाहिए और हिंसा का विरोध आपने हिंसा से ही कर दिया। तो वो बात हो जाती है कि जिस चीज़ का आप विरोध करने गए थे, उस चीज़ का। तो आप सोच के देखो, अगर आपका ओपिनियन अलग है, मेरा ओपिनियन अलग है, अ, इन मनीषा जी का ओपिनियन अलग है, सामने वाले का ओपिनियन अलग है, तो वो जो लास्ट में निर्णय होगा या फिर फाइनली जो रिजल्ट निकलना होगा, किस निर्णय से रिजल्ट निकलना होगा? तो या तो ये होगा कि रिजल्ट नहीं निकलेगा, तब उत्तर आधुनिकता है। लेकिन अगर कोई रिजल्ट निकलेगा, तब तो उत्तर आधुनिकता नहीं बची। और अगर रिजल्ट नहीं निकलेगा, मेरा विरोध आपसे हो गया, आपका विरोध मुझसे हो गया, तब तो अराजकता फैल गई, तब तो दिक्कत वाली चीज़ हो गई। तो यही चीज़ हमें समझ आती है कि आपको किसी ऐसी विचारधारा के साथ चलना पड़ेगा, जो सामाजिक चेतना को लेके चलती हो, ना कि मानववादी चेतना को चलती हो। अक्सर कहा जाता है कि जो मानववाद होता है, उससे बेहतर होता है उपयोगितावाद। वो चीज़ हम समझते हैं। क्या पूछ रहा हूँ? वॉइस अच्छा और क्लियर है, लेकिन अब नहीं है। आप जैसा वैसा कोई समझ। हाँ, खैर वो बातें तो है ही। तो ये चीज़ें हम समझ रहे हैं, ठीक है? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा गहरे में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन क्यों जा रहा हूँ, आप जस्ट समझ रहे होंगे कि पेपर 1 में ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। और ऐसी चीज़ें जब पेपर 1 में नहीं मिलेंगी, तो आपसे सरल-सा सवाल भी पूछा जाएगा ना कि प्रयोगवाद, गतिवाद में क्या अंतर है? तो वहाँ पे आप अटक जाओगे, या फिर नहीं भी अटकोगे, तो कंटेंट रूप में थोड़े कमज़ोर हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चली प्रगतिवाद काव्य के उद्भव और विकास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां तो सहायक हुई। अब समझो कि क्या बात हुई। अभी तक मान लो कि मैं भारत देश की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि भारत देश आगे बढ़ जाए, या फिर भारत दुर्दशा में समझो, अतीत का गौरव, या फिर जैसे मैथिली शरण गुप्त की कविता में देखो, तो सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं। लेकिन अगर मुझे भारत का उत्थान करना होगा, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सपोर्ट मिलेगा? नहीं मिलने वाला है, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन अगर मैं नारी के उत्थान की बात करता हूँ, अगर मैं जो हाशिए में लोग हैं, उनके उत्थान की बात करता हूँ, या फिर अगर मैं मानवाधिकार की बात करता हूँ, अगर मैं मार्क्सवाद की भी बात करता हूँ, अगर मैं अस्तित्ववाद की बात करता हूँ, तो आपको राष्ट्रीय सहयोग तो मिलेगा, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी सहायक होंगी। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना। और प्रगतिवाद इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है, या फिर प्रगतिवाद को आप इतना बेहतर क्यों मानते हो? जैसे जो दिनकर हैं या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं, राष्ट्र कवि की उनको संज्ञा क्यों दे दी जाती है? उनका यही कारण है कि वो जो आवाज़ उठाते हैं ना, उनकी आवाज़ छोटी-मोटी आवाज़ नहीं होती। जैसे थोड़ा-सा आप और रिलेट कर जाओ, जो कुकुरमुत्ता कविता है निराला की। निराला की कुकुरमुत्ता कविता, अगर मैं कहूँ कि केवल भारत में नहीं, विश्व में भी उसका समर्थन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि विश्व में भी सतत विकास की बात की जाती है, समावेशी विकास की बात होती है, समानता है, विश्व स्तर पर भी बात होती है। तो ये चीज़ डॉक्टर नगेन अपनी किताब में बोलते हैं कि राष्ट्रीय और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी सहायक होती हैं। तो ये क्या चीज़ है? सामाजिक परिस्थिति बन रही है कि उस चीज़ को आप लिखो।
या फिर उस चीज़ को पहचानो। और ये परिस्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं पहले भाषा खंड में हमने क्या पढ़ा कि भाषा का जब विकास हो रहा है समय तक प्रिंटिंग प्रेस के साथ-साथ बहुत सारे अपने व्यक्तिगत पत्रिकाएँ भी चलती थी, उसके लिए बहुत सारे कारखाने भी हो गए थे। तो अब सारी जो परिस्थितियाँ हैं, कर बता रही हैं कि आज़ादी जैसे तमस उपन्यास को यहीं पर लो, तमस उपन्यास की एक लाइन है, भारत आज़ाद होने वाला था, सारी चीज़ें बेहतर चल रही थी, लेकिन एक जो मज़दूर है, अभी भी उदास है, अभी भी उसे चिंता है कि कल मुझे जाके ये काम करना है। बात है 15 अगस्त 1947 की या फिर मान लो 13 अगस्त या 14 अगस्त की बात होगी। उपन्यास में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो बात चल रही है। तो उससे पूछा शायद वो किसी दुकान में बैठा था, उससे पूछा कि सब इतने खुशी हैं और तुम इतने उदास क्यों हो? तो साफ-साफ बोलता है कि आज़ादी होगी आपके लिए, आज़ादी होगी इनके लिए, हमारे लिए क्या? मतलब वो मज़दूर था, हमारे लिए क्या? हमें तो आज भी अ, य गुलामी करनी पड़ रही है और कल भी गुलामी करनी पड़ेगी। आज अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हैं, कल इन सामंतों की गुलामी करेंगे। तो वो जो स्थितियाँ हैं वो स्थितियाँ उस समय में जन्म देती हैं जब आज़ाद होने वाला था देश। जो टाइम पीरियड चल रहा था ना 1940-42 समझ आ गया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं या फिर अंग्रेज़ हैं, अब इतने शक्तिशाली बचे नहीं कि हम पे राज कर पाएँगे। समझ आ जाता है। जैसे मान लो पिंजड़ा है, ठीक है? एक पिंजड़े में एक पंछी बैठा है, तो पंछी बैठा है तो अगर पिंजड़े का जो दरवाज़ा हुआ टूट जाएगा, समझ आ जाएगा कि पिंजड़े का दरवाज़ा टूट गया और कुछ समय बाद ये पिंजड़ा भी टूट जाएगा। अब मुझे इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि आज़ाद होना है। अब मुझे इस बात की टेंशन लेनी है कि मुझे अब उड़ना सीखना है या फिर उड़ने में फिर से पारंगतता लेनी है। अब आप इतिहास से अगर आप इसको रिलेट करना चाहो, तो गांधी जी का भी यही कहना था 1940-42 या फिर और पहले चले जाओ, सेम बात कहते थे। आज़ाद तो कभी ना कभी हम होंगे ही। लेकिन आज़ाद होके भी अगर हम कमज़ोर रह गए, तो वो दिक्कत की बात होगी। फिर वो बताते हैं तो रचनाशीलता के काम करने चाहिए, आपको अपने से ये जो आत्मनिर्भरता है, आप दूसरों पर अ, अवलंबन ना बनो, स्वावलंबी खुद बनो। तो वो सारी चीज़ें हमें समझ आती है कि वो सारी परिस्थितियाँ इस तरह की काव्य धारा का निर्माण करने में लग जाती हैं और साथ ही छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी वायवी काव्यधारा की प्रतिक्रिया भी उसमें नियत थी। तो अगर समाज सुधरेगा या फिर समाज प्रगत करेगा, प्रगवाद, प्र मतलब बढ़ आगे या फिर आगे बढ़ना, गति मतलब बढ़ना हो गया, प्रा मतलब आगे और बाद विचारधारा। हमें आगे बढ़ना है तो व्यक्तिवादी या फिर व्यक्तिक चेतना को लेकर चलना ज़रूरी होगा। तो ऐसे डॉक्टर नगेन बोलते मिलते हैं आपको। तो ये चीज़ें हम समझते हैं। अब प्रवृत्तियों को हम समझते हैं और भी लेखक हैं, बच्चन सिंह मिलेंगे, आचार्य शुक्ल मिलेंगे, लेकिन हम लगभग अब समझ चुके हैं कि जो प्रगतिवाद है, क्या है? प्रवृत्तियों को समझते हैं। शोषित और पीड़ित मनुष्य की वेदना। अब देखो, शोषित और पीड़ित हिंदुस्तानी की वेदना यहाँ पे नहीं आया। शोषित और पीड़ित समाज की वेदना नहीं आया। शोषित और पीड़ित मनुष्य की वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई। पहली प्रवृत्ति है, उसमें आपको जो भी कविता ध्यान में रखनी हो कि मैं न अकेला कोटि-कोटि है मुझ जैसे तो, कि मैं केवल अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे तो कोटि-कोटि हैं। या फिर ऐसा कहना हो आदम गौड़वी का, हालाँकि आदम गौड़ी प्रगतिवाद के नहीं है, पर कविता मैं बता रहा हूँ कि क्या जब तुम इतिहास लिखोगे, तो उसमें मेरी भूख और प्यास लिखोगे, तो ऐसी कविताएँ मार्मिकपना या फिर वो चीज़ जैसे ये मैंने लिख के भेजा है कि ईलाचंद जोशी लिखती हैं जो प्रसाद जी की आँसू हैं, आँसू एक रचना है, कविता है। आँसू की पंक्तियों ने हिंदी जगत को प्रथम बार उस वेदनावाद की मादकता से विभोर किया, जिसके बाद में सारा छायावादी युग मतवाला हो उठा। और अभी हमने लास्ट बात क्या की थी कि छायावाद के भी जो वैयक्तिकता है या फिर व्यक्तिवादी चेतना है, प्रगतिवाद में आती हुई देखने को मिलती है। तो वो चीज़ हम समझ रहे हैं कि यही बात होगी।
कविता के एग्ज़ाम्पल भले आपको फिर किसी और के देने हो, शरण अग्रवाल के देने हो या फिर किसी और के देने हो, लेकिन भाव हम केवल समझ रहे हैं। मानवतावादी भावना का प्रसार, मानवतावादी क्या होता है? आप समझ रहे हो? जैसे एक सोसाइटी है, अब उस सोसाइटी में या तो कह दिया गया कि हमसे बड़ा हमारा देश है, त्याग कर दो, बलिदान कर दो, भले ही हमारा कुछ ना हो। तो ठीक है, आप कह रहे हो त्याग बलिदान। ये रामधारी सिंह दिनकर की क्या लड़ाई थी? रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवाद के लेकर थे। रामधारी दिनकर की क्या लड़ाई थी? नागार्जुन की क्या लड़ाई थी? यही लड़ाई थी कि खुद तो आप सोफे में बैठे हो, खुद तो आप मखमल के गद्दे में बैठते हो और आधी रात को उठकर अंग्रेजी में बोल रहे हो कि अगर देश को बचाने के लिए हमें कुर्बान होना पड़े, तो हम कुर्बान होंगे। ठीक है, माना कि मैं कुर्बान होऊँगा, लेकिन आप अगर मेरे साथ चलो, तो फिर मैं कुर्बान होऊँगा। तो वो बातें साफ-साफ बोलते हैं और फिर कहते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो वो बात समझ आती है कि जो अस्तित्व है, मैं देश के लिए लड़ूँगा और मेरी वास्तविकता यही है कि मेरा मूल है, देश के बिना कुछ नहीं है और हम राष्ट्रवादी पहले से रहे हैं। लेकिन राष्ट्रवाद को बचाने के चक्कर में जो शोषित वर्ग है या फिर सर्वहारा वर्ग है, वो शोषक वर्ग के प्रति जो है उपेक्षा का भाव रखने लगता है, कि तुम कहते तो हो कि हमें बलिदान दे देना पड़े तो बलिदान दे देना चाहिए। पर क्या बलिदान देने में तुम आगे रहोगे? नहीं आगे रहोगे। अगर तुम पीछे रहोगे, तो बलिदान मुझे भी नहीं देना है। मैं फिर मानवतावादी की बात करूँगा। प्रवृत्ति हो गई, सर उपेक्षा हो गया, जैसे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये सबसे बड़ी लाइन है आपको मतलब ये कविता का नाम ही है। तो वो समझ आ जाता है कि हाँ, ऐसी बातें तो हमको देखने को मिलती हैं। सर आस्था वर्तमान में भी जैसे कुरुक्षेत्र में भी आप हाँ, नहीं सर, वो बता रहा था कि बोलिए? मानवतावादी में ये हमें देखने को मिलता है कि हम जब आईपीएल मैच होता है पाकिस्तान और भारत से, तो वहाँ मानवतावादी दिखती है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद ये मानवतावादी पूरे भारत में खत्म हो जाती है और शत्रु बन जाते हैं धर्म के आधार पर, मुस्लिम और हिंदू के आधार पर। हाँ, जैसे अभी 9 सितंबर को मैच होने वाला है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। अभी तुम इतने बड़ी चीज़ें कर रहे हो। अब क्या कर रहे हो तुम मनोरंजन के नाम पर उस चीज़ की कुर्बानी देने को तुले हुए हो। तो वो चीज़ें सही कह रहे हो हालाँकि ठीक है, एग्ज़ाम्पल लेने के होंगे तो हम प्रासंगिकता में बता देंगे। अगर कुरुक्षेत्र जैसी रचनाएँ मिलेंगी, कुरुक्षेत्र में तो साफ-साफ लिखा है, कल हम पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र तो उसकी बातें हम करेंगे कि किस हद तक वो है, कैसे प्रासंगिक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आशा, आस्था और निष्ठा की अभिव्यक्ति जैसे अब इंसान को समझ आ जाता है। त्रासदी क्यों लिखी गई? त्रासदी में मेन बात है कि मुझ जैसे और भी हैं। मुझ जैसे और के लिए अगर ऐसी रचनाएँ हैं, तो मेरा दर्द थोड़ा कम हुआ। जैसे मान लो कि आपका दर्द है कि आप रात को पढ़ नहीं पाते या फिर आप नौकरी के कारण पढ़ नहीं पाते और मैं भी बता दिया कि मेरा भी दर्द सेम है। तो आप अब वो दर्द थोड़ा कम हो गया। तो जो आशा है, आस्था है और निष्ठा है, उसकी अभिव्यक्ति जब होती है तो वो चीज़ अब कम मात्रा में या फिर प्रगतिवादिता है कि आपको विश्वास हो गया, जैसे कामायनी में वो चीज़ देखने को मिला था ना, तो वो है। फिर क्या देखने को मिलता है त्रिलोचन की कविता, मैं न अकेला कोटि-कोटि, कोटि-कोटि मतलब करोड़ों-करोड़ों, मुझ जैसे करोड़ों-करोड़ों चीज़ देखने को मिलती है। चौथी चीज़, चौथी और सबसे बढ़िया जो और किसी काव्य धारा में आपको नहीं मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय संवेदना की अभिव्यक्ति। अंतर्राष्ट्रीय संवेदना मतलब सिर्फ़ भारत का नहीं, वो वैश्विक स्तर पर। मानवीय आस्था हो, दृढ़ता प्रेरित निष्ठा हो या फिर चाहे दुःख को बताना हो। गांधी जी जैसे गांधी जी की हत्या पर लुमु लुमु क्या नाम है? लुमुम्बा की हत्या पर नागार्जुन उतना ही दुःख व्यक्त करते हैं, जितना कि गांधी जी की हत्या पर। या फिर मान लो नेल्सन मंडेला अगर मर रहे हैं, तो हमें उतना ही दुःख व्यक्त होगा, जितना गांधी जी की हत्या पर। जैसे नागार्जुन क्या लिखते हैं, लुमुम्बा बहुत ही बड़े मतलब ये अफ्रीका अभियानों से जुड़े थे और भी बड़े-बड़े काम करते थे, मतलब मानववादी इंसान थे। तो उतना ही दुःख नागार्जुन को हुआ। नागार्जुन क्या लिखते हैं? मैं सुनता हूँ कि अफ्रीका की आत्मा का आक्रोश, मैं सुनता हूँ काली धरती के कण-कण का रोष। मतलब जब मर जाते हैं, तो वो चीज़ समझ आती है। फिर
जब गांधी जी मरते हैं, तो विदेशी लेखकों या फिर विदेशी लोगों में भी उतना ही शोक होता है। तो वो फिर जो संवेदना होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चली जाती है। या फिर जैसे आप सोच के देखो, अगर भारत में किसी स्त्री के प्रति बहुत ही बुरा सलूक होता है, तो अगर अमेरिका में या फिर यूरोप या फिर अफ्रीका में कहीं वो खबर पढ़ी जाती है, तो उतनी ही संवेदना व्यक्त होगी उस स्त्री के प्रति, जितना भारत में संवेदना व्यक्त हो रही। तो ये चीज़ें प्रगतिवादिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच जाती हैं। आगे राष्ट्र प्रेम, मातृ प्रेम के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव अव्यक्त। मतलब मानववाद तो है, लेकिन मैं राष्ट्रवाद को खारिज नहीं करूँगा। मैं आपसे सवाल करूँगा, अगर आपसे नहीं ले जैसे ये लाइन अभी मैंने बोला ना, सिंहासन खलो खाली करो कि जनता आती है। मेरा विद्रोह आपसे है, मेरा विद्रोह देश से नहीं है। अगर लोकतंत्र है, तो हटो वहाँ से। और फिर अब्राहम लिंकन जैसे लोग कहने को मिलते हैं कि लोकतंत्र मतलब जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, और जनता के लिए शासन है तो मानववाद ही तो हुआ। चीज आपको और गहरे से देखने को मिलेगी। विदेशी दास्तां के प्रति विरोध प्रदर्शन के रूप में चीजें देखने को मिले कि ये चीज अगर ये कर रहे हैं तो विरोध करूंगा भाई, कि क्यों, जैसे वो चीज बढ़ के आती है। पूंजीवादी सामंतवादी शक्तियों का विरोध, जैसे कुकुरमुत्ता में आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। शांति प्रसार की कामना, जो लास्ट चीज है या फिर अंतिम चीज मिलनी चाहिए, तो शांति मिलनी चाहिए। मैं विरोध तो जरूर करूंगा, पर विरोध मेरा सिर्फ अमन के लिए है, या फिर विरोध मेरा अमल के लिए है। अमल मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का मल ना लगा हो। तो मेरा विरोध शांत के प्रसार की कामना के लिए, समाज सुधार के माध्यम से नव निर्माण की व्यंजना इस बात पे है। लोक जीवन की यथार्थ स्थितियों में अंकन, ये चीज समझ, लोक जीवन में यथार्थ स्थिति समझ रहे हो? सेम चीज आपको छायावाद में भी मिलेगा, लेकिन छायावाद में वो कल्पना के सहारे बता रहे थे, पर अब हम यथार्थता को बताएंगे। अगर कुकुरमुत्ता कविता कल्पना है, तो उस कल्पना में यथार्थता का पूरा पूरा लक्षण है। अब उसमें नहीं समझ आ रहा है कि आप हिमालय गए, हिमालय में पहले चढ़ते हो मतलब आपका अहम चढ़ता है, हिमालय से नीचे उतरते हो मतलब आपका अहम या फिर अभिमान कम हुआ। कि कल्पना से उतरकर यथार्थ में आती है। अगली चीज, ये लोक जीवन और ग्रामीण परिवेश की अभिव्यक्ति, सेम टाइम पीरियड, जैसे गोदान को ले सकते हो। गोदान भी वैसी ही रचना है। हालांकि काव्य, हम काव्य धारा ही पढ़ रहे हैं, पर सामाजिक स्थिति हमको समझा दे रही है कि वो सामाजिक स्थिति ऐसे ही होने वाली है। लोक जीवन और ग्रामीण परिवेश की अभिव्यक्ति, ग्रामीण जीवन के दुख, दैन पूजन, आराधना, रास विलास, उत्सव समारोह आदि का चित्रण। मतलब मैं बताऊंगा तो जरूर, पर मैं इन चीजों का भी वर्णन करूंगा। का व्यंग केदारनाथ और नागार्जुन की कविता में आपको मिलेगा। जैसे धोबी गया घाट पर, राही गया बाट पर, मैं न गया घाट पर और न बाट पर, बैठा रहा टाट पर, जीता रहा ओस चाट चाट कर। ओस चाट चाट कर मतलब क्या है? ओस चाट चाट कर जीना, वो साफ साफ बातें बता रहा है कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ जल भी नहीं छोड़ा। अब मैं अपना जीवन ओस चाट चाट कर बिता रहा हूं। तो ये गहरा व्यंग्य दिख रहा है। केदार निकम्मे व्यक्ति पर व्यंग करते हुए लिखते हैं। नागार्जुन का प्रेत का बयान या फिर ऐसी रचनाओं में आपको दिखेगा। दिनकर, अंचल और नागार्जुन, इनकी कविताओं में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। दिनकर हैं ही, तो दिनकर की एक कविता हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, और फिर हम खत्म करते हैं। और निराला की वह तोड़ती पत्थर, निराला मानोगे जरूर छायावाद के हैं, लेकिन प्रगतिवाद में उनकी वह तोड़ती पत्थर बहुत ही नेक्स्ट लेवल की कविता। दिनकर क्या लिखते हैं? जाड़े की रात बिताते हैं युवती के लज्जा बसन बेच। मतलब युवती की लज्जा है, वासना है, उसको बेचकर जाड़े की रात बिताते हैं। जब ब्याज चुकाए जाते हैं मालिक, जब तेल फुलेलों पर पानी सा दब बहाते हैं, पापी महलों का अंधकार देता मुझको तबाह। तो ये चीज हमको होती है कि ऐसी ऐसी बातें हैं।
जन भाषा का प्रयोग किया गया। अब देखो, प्रगतिवाद है, तो प्रगतिवाद में मैं इतना कठिन तो नहीं लिख दूँगा कि अ, ऊषा की पहली लेखाकांत की सामने वाले को समझ ही नहीं आए, पहले वो ऊषा की परिभाषा ही ढूँढता रहे। तो जन भाषा का प्रयोग फिर से शुरू हो जाता है। जन क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि गांधी जी का भी थोड़ा आह्वान था और दिनकर, प्रेमचंद, ये जैसे रचनाकार गांधी जी से प्रेरित थे। तो इस कारण जनभाषा का भी प्रयोग होना शुरू हो जाता है। जनजीवन से गृहीत उपमानों का प्रयोग होता है। रात कोयले की खान सी, मानवता फूटे बर्तन से। मानव अगर कोयले में आप चढ़ाओगे तो मानवता रात को फूटती समझ आती है। तो ये चीज़ समझ आती है। और जो मुख्य कवि हैं जिनकी बातें हम कल करेंगे, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमर, त्रिलोचन, रांगे राघव, रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध। तो ये मेन कवि हैं जो प्रगतिवाद में लिखते हैं। कोई डाउट हो तो पूछो। सर डाउट है कि सर फिर हम जैसे आपने जैसे सर इन सभी एथियो बताया कि कैसे ऐसे राष्ट्रवादी है, कैसे मानवतावादी है, तो सर इनको मैं देखता हूँ तो सर ये इस आधार पर सर लिखने का प्रयास करूंगा, तो सर जब मैं लिखूंगा तो उसमें भूल जाऊंगा सर। और दोबारा अगर वीडियो नहीं देखता हूँ तो ये भूल जाऊंगा, लेकिन अगर दोबारा देख लेता हूँ सर तो वो याद रहेगा। दूसरी बात कि सर इसमें जो क्या कहते हैं इसको, हाँ, सॉरी सॉरी, भूल क्या? रहा हूँ सर, कुछ उसको नहीं बता पा रहा हूँ। जो व्याख्या सर है, व्याख्या, तो सर इनमें कौन कौन व्याख्या हुँ। याद करें, जैसे नागार्जुन के है। इसमें केवल रामधारी, या नहीं, नागार्जुन फिर आपको प्रयोगवाद में मिल जाएँगे। इसमें केवल रामधारी सिंह दिनकर का है, जिसको हम कल पढ़ेंगे। 7 सर्ग हैं कुरुक्षेत्र में, उसको हम पढ़ेंगे और वो सरल है, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है, हम्म। तो उसको हम कर लेंगे। सर तो अगर देखें तो सर तो पेपर वन के हिसाब से तो बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं नहीं कुछ, कि ये कभी आप तुलना दिखा सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि कैसे कैसे कवि है और क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन और जे सुपर टू की बात होगी तो उसमें सिर्फ दिखाना पड़ेगा कि कैसे दोनों में अंतर क्या है, कि कैसे जो प्रगतिवाद है तो कैसे सर कुरुक्षेत्र से अलग है, नहीं सर। हाँ, बिल्कुल।